समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जैसे कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपके बहुत निकट है और इसको देखते हुए बच्चों की मांग पे, उनकी डिमांड पे हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराएंगे जो कि जीडी के पैटर्न पे हैं। उस पैटर्न को देख के और उसको फॉलो करके किस तरह के क्वेश्चन उस पर आ रहे हैं, आज हम उस पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम जीडी में अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे बच्चे जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए और आपको पता है कि 27 ये 700 है, 27 का स्क्वायर होता है 729, करेक्ट। और हमारे पास संख्या क्या है 709, हमारे पास संख्या है 709। तो 709 में हम क्या जोड़ दें कि ये 729 हो जाए, तो 9 में हम 20 जोड़ देंगे तो 729 है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, बहुत बड़े सवाल नहीं आते हैं जीडी के पेपर में। हमको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हम चाहेंगे तो आप 20 में 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63, 70 और 77 सेमी के हैं। 3 आदमी एक साथ एक स्थान से चलना आरंभ करते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेमी, 70 सेमी और 77 सेमी के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों से तय कर सकें। पढ़ने से ही ये लग रहा है कि ये सवाल एलसीएम का है, लेकिन आपको अब इस सवाल को करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, बाकी एलसीएम तो निकालना है तो वो निकालना है। जैसे सपोज ये है 63, ये है आपका 63, 70 और 77। क्या निकालना है हमको? लसा। लसा का क्या मतलब होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। इसमें एक संख्या है 77, वह संख्या जो 77 से विभाज्य हो, इसका मतलब है कि जो संख्या 77 से डिविजिबल होगी वो 11 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि 11 77 का एक फैक्टर है। और 11 से विभाज्यता के नियम ये है कि सम स्थान के अंकों, किसी संख्या के समस्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों का योग 0 या 11 से विभाज्य कोई संख्या हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब इस तो ये कितना, यहाँ पे देखिए एकमात्र ये 6, 9 और 3 12, 6 और 0, डिफरेंस ना 0 है ना 9 से 11 से डिविजिबल है। यहाँ देखिए 9 और 6, 9 6 15, 3 और 0 3, 15 और 3 का अंतर 12, ये भी 11 से विभाज्य नहीं है। 6 और 3 9, 9 और 0 9, यानी ये इसके समस्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 है। इसका मतलब यह 11 से विभाज्य है। और फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे 9 6 5 11 और 9 0 0, 2 अंतर आएगा, यानी ये भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि 63, 70 और 77 का एलसीएम क्या होगा 6930, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप 11 से विभाज्यता का नियम देख लीजिएगा और 63, 70, 77 से कटने वाली संख्या 11 से कटेगी, क्योंकि 77 से कटने वाली संख्या 11 से जरूर कटेगी। इस तरह से निकाल लेंगे। बाकी आप एलसीएम निकालना जानते हैं, 63, 70। अगर आपको ये मेथड नहीं है तो आप 63, 70 और 77 से भी क्वेश्चन का एलसीएम निकाल के वो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा, कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटे क्रमशः 6 घंटे का मतलब 6 घंटियाँ, 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करते हैं। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे? अब आप देखिए क्या क्या है। ये भी क्वेश्चन किस चैप्टर से है? आपके एलसीएम से है। देख लीजिए, एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
6 घंटियाँ हैं, मान लेते हैं 6 घंटियाँ हैं जो 2 सेकंड, एक 2 सेकंड पे बजती है हर 2 सेकंड पे, दूसरी हर 4 सेकंड पे, तीसरी हर 6 सेकंड पे, चौथी 8 सेकंड पे, पाँचवीं 10 सेकंड पे और छठवीं 12 सेकंड पे। ऐसे ऐसे बजती है, एक 2 सेकंड पे बजती है, एक 4 सेकंड पे, एक 6, 8, 10, 12। तो कह रहा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बचेंगे। तो हम जरा इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो इसका एलसीएम आपको कितना आ जाएगा? 120। एलसीएम 120, और ये सब क्या है? सेकंड में। एलसीएम बराबर 120, 120 सेकंड यानी 2 मिनट, यानी हर दूसरे मिनट पर ये एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? 30 मिनट में हर 2 मिनट पे एक बार, तो 15 बार तो ये बजेंगे। और एक बार जब एक साथ शुरू हुई होंगी जीरो मोमेंट, जीरो पॉइंट पे, तो एक बार ये एक साथ बजी होंगी। जहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू किए हैं तो एक इसमें प्लस कर दें, कुल 16 बार ये घंटियाँ एक साथ बजेंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं। ऐसे ही आसान से सवाल आपको आएंगे जीडी के पेपर में, जिसको आपको बहुत हाइप करके बहुत आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। एक तो टाइम आपके पास कम है, आपको सिर्फ ऐसे पैटर्न्स को फॉलो करना है, ऐसे क्वेश्चंस को फॉलो करना है इस टाइम, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तरीके से आते हो। चौथा सवाल, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75, 30, 62, 21 हैं तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल। ये औसत के चैप्टर से आपको सवाल मिल रहा है, और ये सवाल का ये सोल्यूशन इस तरह से हो सकता है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे एक मैच में 5 खिलाड़ी हैं, एवरेज 5 है, तो एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज 49 पर हेड वैल्यू। एवरेज मीन्स पर हेड वैल्यू। जब हम लोग कभी सेपरेट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया? 49 का एवरेज है, 5 लोगों ने बनाया है, 5 लोगों का है, तो टोटल 5 लोगों का टोटल रन कितना हो गया? 245। 49 बचे 245। ठीक, इसमें से 4 खिलाड़ियों का रन औसत रन अलग अलग दिया है, और ये क्या हो गया? 245। 5 खिलाड़ियों के रनों का योग हो गया। तो हम इन 4 का योग कर लें और उसको इस 5 वाले के योग से घटा दें तो 5वें खिलाड़ी का रन आ जाएगा। 75, 30, 75, 30, 105, 105 और 62, 167 और 167 और 21, 68 और 20, 68, 188, राइट, 188। तो 5वें खिलाड़ी का 15 में से हट जाएगा 7, और ये 13 में से 5 8 गया 5, और ये 57, 1 में से बन जाएगा 0, 57। 5वें खिलाड़ी का रन 57। एकदम आराम से पेशेंस रख के क्वेश्चन करना है, एकदम इजी मोड से एग्जाम में काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है, यानी हर साल 20% उसका रेट डिक्रीज कर जाता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है ये, आपको परसेंटेज के चैप्टर से सवाल है, और ऐसे सवाल आते हैं, कुछ दूसरे डिजिट्स चेंज करके या कुछ और चेंज करके आ सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल इन जनरल बहुत ट्रेंड में है, इसको आपको समझना है। देखिए, मान लेते हैं कि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 3200 होगा, मतलब आज अगर मूल्य मान लेते हैं, अगर हम सपोज x है, तो 2 वर्ष बाद पहले बार 20% ह्रास होगा तो कितना बचेगा? 80%। ये 1 साल बाद मूल्य है, फिर इसमें 20% का ह्रास होगा तो ये 80/100, और ये बराबर कितना हो जाएगा? ये बराबर दे रहा है 32,000। अब आप देख लो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32,000 गुणित 100/80 गुणित 100/100, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 100, 20 चौका 80, 4 चौके 16, 2 ना 32, ये 2000 हो गया, 2 बचे 10,000 और 10 बचे 50,000, तो ये कितना आ गया आपका? 50,000। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया कि टेबल 2 साल पहले किस मूल्य का रहा होगा? मतलब प्रारंभिक मूल्य क्या रहा होगा? वर्तमान मूल्य इस समय 50,000 है, 2 वर्ष बाद 32,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। अगला सवाल है कि एक कॉलेज में
एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए, शेष के 75% को ग्रुप बी और शेष 12 को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या। बहुत सिंपल सा सवाल, ध्यान दीजिएगा। अब ये भी परसेंटेज के चैप्टर से आपको सवाल है, देख लीजिए। इससे कह रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। ठीक, चलते हैं देख लेते हैं। ए है, ए में कितने हैं? 40 है। ठीक, मान लिया कुल 100 विद्यार्थी थे, सपोज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, तो इसमें ए 40 हो गया। शेष के 75%, अगर कुल 100 थे तो उसमें से बी, ए में 40 चले गए, बी में कितने बचे? शेष बी के लिए बचे 60 और कह रहा है शेष यही 60 बचे, क्या आपका 75%। 75% का मतलब 3/4, 15 चौके 60 यानी 45। ठीक, बी में कितने हो गया? 45 और शेष। अब देखिए क्या, सी में कुल 100 ही विद्यार्थी हैं, 40 यहाँ इंगेज हो गए, 45 यहाँ इंगेज हो गए, 85, तो सी के लिए बचे कितने? 15, शेष 12। इसका यानी हमारा जो 15 है बच रहा है वो कितने बच्चों के बराबर है? 12। शेष सी के लिए 12 ही बचे, तो 15 बराबर अगर 12 है तो 5 बराबर 3 से भाग दे दीजिए 4, तो 100 बराबर 20 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, यानी कितने विद्यार्थी? 80 विद्यार्थी। सिंपल। फिर से समझ लीजिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए, मान लीजिए 100 छात्र हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? ये 100 है। इसमें से 40% ले लिया तो बचे 60, इसका 75% यानी 45, और बचे कितने अब अपने पास? 15। और ये 15 का वैल्यू आपको इस सवाल में कितना दे रहा है? 12। तो 15 अगर 12 है तो 5 4 है और 100 कितना होगा? 80। कोई तकलीफ नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 2c तो a संबंधी b संबंधी c क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि 2a इज इक्वल टू 3b, तो a बाई b कितना हो जाएगा? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। सॉरी, इस तरह से नहीं, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 2a बराबर 3b और बराबर 2c। सिंपल है ना? तो कैसे कर लेंगे इसको बहुत सिंपल तरीके से आप कर लेंगे। अब देख लीजिए, अच्छा ये ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? ये 3/2 यहाँ से आ गया, और 3b इज इक्वल टू क्या? 2c, तो b बाई सी कितना हो गया? 2/3। तो अब देख लो, a b c कितना? a b कितना हो गया? a3 b2 और b फिर यहाँ पे b2 3c, तो ये कितना हो जाएगा? ये चूंकि बीच में सेम है एकदम, तो इसको ऐसे ही एज इट इज उतार लेते हैं। 3 2 3 खत्म। सिंपल। 3 2 3। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं में दो संख्याएं 3 संबंध में 5 के अनुपात में, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12 संबंधित 23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या कौन सी है? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे कर पाएंगे। ये आपका अनुपात समानुपात से चल रहा है, पिछला सवाल भी उसी चैप्टर से था, ये भी इसी चैप्टर से। ध्यान दीजिए, 2 संख्याएं हैं, सपोज कर लीजिए संख्या a और b है। ये 3 है, ये 5 है, यानी आप इसको क्या मान सकते हैं? ये 3x है और ये 5x है। कह रहा है 9 घटा दिया गया, यदि प्रत्येक में से, तो 3x माइनस 9 बाई 5x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना? 12/23। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जब, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 23 3 69 माइनस 9 9 3 27 27 2 9 18 2 20 207 बराबर
12 पंजे 60x बराबर माइनस 12 नवा 108। तो ये 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99। तो x इज इक्वल टू 11। तो कह रहा है छोटी संख्या कितनी है, ये है 3x। तो कितनी हो गई छोटी संख्या 3 इंटू एक्स की वैल्यू 11 तो 33। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, कर सकते हैं बहुत आराम से। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको एकदम आराम से करना है, बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं काम करना है। अगला सवाल है कि 20% से सवाल है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से कवर हो रहा है। बाईस प्रतिशत की छूट देने के बाद एक वस्तु को 6,552 रुपये में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या है। 22% की छूट है, सिंपल सा सवाल है भाई। डिस्काउंट 100 माइनस, राइट। तो 100 माइनस यानी आपको रिटर्न कितना मिला, यानी आपको मिला कितना 88%। जो भी अंकित मूल्य था उसका 22% आपने छोड़ दिया तो आपको सॉरी 78% और 78% इज इक्वल टू 6552। तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना, तो मान लो 100% होगा, तो 100% इज इक्वल टू 6552 बाई 78 इंटू 100। इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको पूरा 84 टाइम 8 चौका 32 64 84 टाइम 84 कितना आ जाएगा 8400। तो इसका आंसर कितना हो गया 8400, एकदम आराम से इजी, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से है। एक आदमी ने एक कार के लिए 1,35,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 खर्च किए। तो टोटल सीपी कितनी हो गई आपकी, टोटल कास्ट कितनी हो गई भाई। 1,35,000 में आपने खरीदा और 25,000 उसके रिपेयरिंग पे खर्च कर दिया। तो 40 20 60 1,60,000 की आपकी कार हो गई। आपका कास्ट प्राइस 1,60,000। 10% की हानि हुई है, यानी मिलेगा कितना आपको 90%। 90/100 00 से ख़त्म 16 9 144 और 3 जीरो बचा है, ये आप लीजिए। यानी आपने उसको कितने में बेचा, आपका बिक्री मूल्य हो गया 1,44,000। सिंपल, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 10% की हानि होगी तो 90% मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा सवाल है कि दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ता है, ठीक। उधार दी गई राशि यानी दोनों साल का जो ब्याज है वो मिलके कितना हो जाता है 960 रुपये। तो आपको राशि पूछ रहा है, आपको रेट दिया है, टाइम दिया है, तो ठीक है, सिंपल है ना सवाल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि आप इस दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड अप कर लीजिए और वो बराबर हो जाएगा इसके आपके 960 के। देख लीजिए, जैसे आपको पता है क्या इस साधारण ब्याज SI क्या होता है PRT/100, क्लियर। जहाँ P क्या है मूलधन है, R दर है और T टाइम, क्लियर। यही पढ़ा है आपने। तो क्या हो गया, P को मान लीजिए कि P है, पहले क्या रेट है 7% और कितना टाइम है 4 साल बाई 100। एक यहाँ से मिला पैसा ब्याज के रूप में और दूसरा पैसा इसी राशि पर 5% की दर से इतने ही समय 4 साल में जो पैसा मिला ब्याज, वो ब्याज ये हो गया और दोनों मिलके कितना है 960। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो गया देख लीजिए 7 28p प्लस 4 5 20p बराबर 960 और
इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि P की क्षमता Q से 4 गुनी है, राइट ना। P की क्षमता Q से 4 गुनी है। P एक कार्य को करने में Q द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आसान सा सवाल है टाइम एंड वर्क का, इसमें रेशियो भी लगा दिया है, तो एक तरह से रेशियो का भी सवाल हो गया और टाइम एंड वर्क भी डाल दिया। देखिए सिंपल सा सवाल, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। P है और Q है, कह रहा है P की क्षमता Q से 4 गुनी है, यानी Q की क्षमता अगर 1 है तो P की क्षमता 4 है। ये अनुपात किसका है? क्षमता का। मैंने बताया है कि क्षमता का दिन के साथ उल्टा रेशियो होता है, यानी जो काम Q 4 दिन में करेगा P उसे 1 दिन में कर देगा। क्लियर है? और क्या दे रहा है? बहुत आसान सी बात बता रहा है। P एक कार्य को करने में Q द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। P कम लेता है, P एक कार्य को करने में, ठीक है। तो यहाँ दिन के अनुपात का अंतर कितना है भाई? 3 भाग, और 3 बराबर 45 दिया है आपको। 45 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15। यानी P अगर P काम को 15 दिन में कर रहा है तो Q उस काम को 60 दिन में कर रहा है, और पूछ रहा है कि दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो P कितना हो गया? P आपका हो गया 15, और Q कितना हो गया? Q हो गया 60। एलसीएम 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60, और ये 60 1 5। तो एक दिन का दोनों का मिला के काम कितना हो गया? 5, और पूरा काम 60 काम को अगर एक दिन में 5 काम हो रहा है तो दोनों मिलके 12 पंजे 60, 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उसी काम को 8 आदमी और लगा दिया जाए तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। आसान सवाल है। M1D1 बराबर M2D2 याद है ना? सिंपल, कोई दिक्कत? अब इसमें भी दिक्कत है यार, तो कैसे होगा सिलेक्शन? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो M1D1 बराबर M2D2। अभी आपको बहुत जल्द आपको चैप्टर वाइज मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, उसके वीडियोस डालना शुरू करूंगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एक एक बारीक सी चीज़ों पे उस चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। कंसल्टेड चैप्टर्स में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, आपके जो परसेंटेज के क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के, पाइप टंकी के, तो उसमें जो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। ये क्या है, हमको नहीं पता कितना आदमी लगा था। कुछ आदमी, मान लिया x आदमी 60 दिन में काम कर सकते थे, 8 आदमी और लगा दिया, यानी x + 8 लगा दिया, काम 10 दिन पहले खत्म हो गया। यानी कितने दिन में खत्म हो गया? 10 दिन पहले पूरा हो जाता है, यानी 50 दिन में पूरा हो जाता है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है। 60x - 50x बराबर कितना? 50 × 400, यानी x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 10x, 10x बराबर 400, x बराबर 40। तो कितने आदमी पहले लगाए गए थे? मूलतः 40 लोग लगाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक मोटर चालक 150 किमी दूरी के स्थान की यात्रा 50 किमी प्रति घंटा की गति से करता है और वापसी 30 किमी प्रति घंटा की गति से करता है। पूरी यात्रा में औसत गति क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है, समझिएगा। जितना जाएगा उतने ही वापस आएगा। आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं तो जितनी दूर घर से कॉलेज है उतनी ही दूर तो कॉलेज से घर भी है। तो कह रहा है कि एक मोटर चालक कितना आ गया? 150 किमी की दूरी के स्थान की यात्रा 50 किमी प्रति घंटा की गति कर सकता है और वापस 30 किमी, यानी समान दूरियां हैं, चाल अलग अलग है। यानी एक चाल 50 है, ये जाते वक्त एनर्जी ज़्यादा थी तो 50 की स्पीड से गया, आते वक्त 30 की स्पीड हो गई। ठीक, तो औसत चाल क्या होते हैं? जब दूरी समान हो, चाल असमान हो, तो औसत चाल होता है 2xy/x + y। याद है ना? तो बराबर हो गया 2 × 50 × 30 बटे, जोड़ लेंगे 50 30 80। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक 0 0 से खत्म हो जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, और ये कितना? 4, तो 4 बार कटेगा तो इसको 2 बार काट लो, ये 25 हो गया और ये 15 हो गया। 25 और 15 नहीं,
इसमें हो गया, ध्यान से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 गुणित 50 गुणित 30 2xy अपॉन x प्लस वाई 80, एक जीरो कट, ये कितना 4 बार कट हो गया, और 4 से ये 12.5 बार कट हो गया, और 12 3 36 37.5 किमी प्रति घंटा औसत चाल आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में, 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से सवाल पढ़िएगा, गलत हो जाएगा गुरु। यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में, यानी फर्स्ट मिनट में कितना 50 मीटर्स, कितना 50 मीटर, 1 मिनट में कितना 1 मिनट में 50, 90 की दूरी 2 मिनट में, और 30 मीटर की दूरी 3 मिनट में, और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी, यानी 50 फिर कितना गया 90, 40, दूसरे मिनट में 40 गया, तीसरे मिनट में फिर 90, 30 और 40 130 गया, यानी दूसरे मिनट से कितना जा रहा है, दूसरे मिनट से हर मिनट में 40 जा रहा है। यानी अगर पहला मिनट छोड़ दें तो 15 मिनट में कितना मिनट बच गया 14 मिनट, यानी हर मिनट में 40 मीटर जा रहा है, तो 14 मिनट में 14 चौका 56, 14 560 और प्लस 50 कितना 610 मीटर 15 में पहले मिनट का। ये तो 14 मिनट में चली दूरी, 15 में और पहले मिनट में 50, तो कुल दूरी कितना चला 610 मीटर। सिंपल। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दोगुनी है। एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या की दोगुनी है। अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सिंपल 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 सवाल। कैसे देख लो, पहले तो रेशियो क्या है। अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या की दोगुनी है। मान लीजिए जो गोला है ये गोला है और ये अर्धगोला है, ठीक है। इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या 2r है, ठीक है। कह रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर और अर्धगोले का 3 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर, ठीक है। पाई पाई से कैंसिल और ये हो जाएगा 3 गुणित 4r स्क्वायर इंटू 4 इंटू r स्क्वायर। ये तो r स्क्वायर से कैंसिल कर जाएगा, 4 से कैंसिल कर जाएगा, कितना बचा 3:1। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3 संबंधे 1। आसान सवाल। मैंने कहा था ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तैयार करिए मेंसुरेशन के लिए। अभी एक्चुअली एडवांस मैथ्स का पोर्शन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए नया है, तो इसलिए अभी बेसिक से सवाल ही पूछे जा रहे हैं। आगे कठिन सवाल आएंगे 2-4 साल के बाद जब एग्जाम्स होंगे तो उसमें बहुत कठिन से सवाल आएंगे और तब तक कुछ अच्छी ट्रिक्स भी डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी तो संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। कह रहा है कोई संख्या, ऐसे सवाल में कोई जितनी बड़ी है उतनी छोटी है, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दे दीजिए, आपको संख्या पता चल जाएगी। कैसे? 75 से बड़ी है, कोई संख्या 75 से छोटी है, तो मान लीजिए संख्या x है तो इतनी छोटी हो गई। और यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है तो x माइनस कर लेंगे, 31 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x, वही होता है, मतलब कुल जोड़ लेंगे तो 5 1 6 और 7 3 10, 106 माइनस में x बराबर कितना हो जाएगा 53। सिंपल सवाल। ये तो मेथड है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा सवाल आए तो दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, ट्रिक खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 धावक एक वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्र पूरा करने में वे क्रमशः 200 300 360 450 सेकंड लेते हैं, तो कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर वे पहली बार मिलेंगे? एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो 200 से, एलसीएम का मतलब हो गया 200 से 300 से 360 से 445 से कट जाए 450 से, तो कितना होगा 1800 मेरी समझ से होगा। 360 36 हाँ हो गया। 1800 सेकंड बाद वो सब एक दूसरे से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 75 लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की कुल आयु 1050 है, इसमें से 25 की औसत आयु 12 और 25 की 16 है, तो शेष लड़कियों की औसत आयु पता करिए। ठीक है, देखते हैं। पहले 25 की 12, दूसरे 25 की 16। ठीक, तो देख लेते हैं, सिंपल है। 75 का योग कितना है? 75 लड़कियों का योग आपके 1050। अब इसमें देखिए, पहली 25 का औसत 12 है, तो 25 गुणित 12 कितना? 300 सबको पता है। और 25 गुणित 16 कितना है? 400 सबको पता है। 25 गुणित 16 सॉरी, तो कितना? 400। ये योग हो गया 50 बच्चियों का, तो योग 700। 700 घटा दीजिए, कितना बचा? सॉरी 700 घटा देंगे तो 350। 350 बचा। अब 350 किसका है? ये 350 जो बचा वो शेष 25 लड़कियों का है। तो 25 लड़कियों की अगर आयु योग 350 है तो औसत 350 बटा 25। ठीक, 5 बचे 25, 14 वर्ष। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परिवार में पिता माता की आयु की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? सिंपल है भाई, माता पिता 2 है, औसत आयु 35 योग 70, माता पिता पुत्र 27 योग 27 × 81, 70 में से 81 में से 70 घटा देंगे, पुत्र की आयु आ जाएगी कितनी? 11 वर्ष। लगाने की जरूरत है। 27 कितने लोग हुए? 3 योग 81, 35 था तो कितने लोग थे? 2, 35 दूनी 70। ये तीसरा आदमी है कौन इसमें? वो लड़का है, कितने साल का? 11 साल का। सवाल खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस YouTube सेशन में जुड़ने के लिए। मैथमेटिक्स के बेहतरीन सवालों, बेसिक सवालों जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे हाई फाई सवाल नहीं कि हम आपको ऐसे सवाल सॉल्व कराएं जो कुछ एग्जाम में आए ही ना और आप उसको लेकर डिस्टर्ब हो जाएं। ऐसे सवाल जो एग्जाम के फ्यूचर के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, SSC GD MTS CGL CHSL के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज में को लेके हम ऐसे ही आते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़ते रहिए और लाभ लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।